नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे बड़ी खबरों की। राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। मोहन यादव ने हमला बोलते हुए कांग्रेस पर कहा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। एमपी में चारों तरफ मोदीमय वातावरण है। कांग्रेस के अंदर निराशा का माहौल है। कमलनाथ के एक सहयोगी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है, चुटकी ली है और कहा है कि कमलनाथ के एक सहयोगी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में निराशा का माहौल है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। एमपी में चारों तरफ मोदीमय वातावरण होने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही। से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही। छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने किस तरह कांग्रेस पर चुटकी ली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पर हमले बोल रही है, चुटकी ले रही है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए दीपक, अब से कुछ ही दिन बाद पूरे देश भर में लोकसभा चुनावों का पहला चरण शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव है और ऐसे में देखिए पहले चरण की जो पूरी चुनावी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जो है आखिरी दौर है पहले चरण का वो चल रहा है। और यहाँ पर उन्होंने देखिए ये बात कही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अभी आने वाले दिनों में दौरा भी है, तो उन्होंने ये बात कही है कि चारों तरफ मोदी में वातावरण है। हालांकि कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कई सीटों पर जो है वो कांग्रेस हार की हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने बयान के जरिए तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों की कुछ स्थिति है, जो टिकट तय नहीं हो पा रहे थे और उसके बाद जो है कल जिस तरह से चीजें देखने को मिली है पिछले कई दिनों में जो दौर रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि निराशा का माहौल है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा हो कि छिंदवाड़ा में लगातार जो है वो नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, चाहे दीपक सक्सेना हो या फिर उसके अलावा सैयद जाफर जो कमलनाथ के करीबी हैं वो आकर शामिल हुए। तमाम जो नेता छिंदवाड़ा से आकर शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। क्योंकि खुद भी मुख्यमंत्री लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे हैं और बीजेपी छिंदवाड़ा को फतेह करने की तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार विपक्षी दल पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस खबर पर जुड़ने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को खजुराहो से जीत दिलाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार को भी गिनाया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की चौथी जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट लिया। आज मैं बताना चाहता हूं, ये परिवारवादी गठबंधन, उनका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनका उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना।
तमिलनाडु में स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। ये सारा जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है। ये भ्रष्टाचारी सारे एकत्रित आए। यहां पर कमलनाथ और बंटाधार ने भी कुछ बाकी नहीं रखा। मैं आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। आप सहमत हैं तो मेरे साथ बोलना, भ्रष्टाचार किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने। बोलिए भैया, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? मैं आज खजुराहो की धरती पर कह कर जाता हूं, 12 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों का है, युवाओं का है, माताओं का है, किसानों का है। पाई पाई लौटानी पड़ेगी, और जिन्होंने चोरी की है इसको जेल में जाना पड़ेगा। और इस बीच खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से मिल रही है। खंडवा के अहमदपुर खेगांव में भीषण आग लग गई है। घर में महिलाएं भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी, उसी वक्त आग लग गई। अचानक गैस टंकी में लीकेज होने से ये आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि घर के सदस्यों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं पूरे घर को इस आग ने किस तरह अपनी चपेट में ले लिया। तुरंत फायर कर्मियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि कच्चा मकान है ये, और महिलाएं जब भोजन अंदर बना रही थी तभी गैस लीकेज की वजह से बताया जा रहा है ये आग लगी, और उसके बाद देखते ही देखते कुछ ही चंद मिनटों में पूरे घर में आग फैल गई और देखते ही देखते पूरी घर को आग ने चपेट में ले लिया। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई, ये अच्छी बात है। घर के सदस्यों की जान बच गई और फायर कर्मियों ने इस आग पर जैसे तैसे काबू पाया। तो ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी। काफ़ी नुकसान हुआ, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। खंडवा की ये तस्वीरें हैं। मौके पर फायर कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। खंडवा के अहमदपुर खेगांव में ये आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के सदस्यों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन आग ने काफी नुकसान पहुंचाया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इधर जबलपुर में देर रात एक वकील के घर बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया है। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बदमाश को पेट्रोल बम फेंकते देखा जा सकता है। हालांकि पेट्रोल बम फेंकते समय बदमाश आग की चपेट में खुद आ जाता है और मौके से फरार हो जाता है। वकील मौसम वाजपेयी ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर की सामने आई है, किस तरह वकील के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया और उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पेट्रोल बम की चपेट में खुद हमलावर आ जाता है और लेकिन वो वहां से भागता है। पुलिस फिलहाल फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। एक बार फिर तस्वीरें आप देखिए, ये फुटेज आप देखिए, इसमें हमलावर नजर आ रहा है किस तरह से वो वकील के घर के बाहर खड़ा है और ये आग जलाकर वो फेंकता है और इसी दौरान उसके पीछे
कपड़े के हिस्से में आग लग जाती है और वो भागता है। चलिए, संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनसे ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। संजीव, क्या है पूरा मामला? क्या हमलावरों की पहचान हो पाई है? पुलिस का, वकील साहब का क्या कहना है? नहीं, अभी तो हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि अज्ञात पे ही मामला दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा। पर सीसीटीवी में चूंकि एक एक्सेस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि एक्सेस का नंबर मिल जाए। क्योंकि ये वकील साहब जो है, इनका कहना ये है कि ये क्रिमिनल लॉयर हैं और कई सारे क्रिमिनल के केसेस ये लड़ते हैं, तो हो सकता है कि इनका कोई दुश्मन, अज्ञात दुश्मन हो गया हो जिसने इनको मारने की पूरी कोशिश की है। लेकिन क्योंकि वकील साहब को कोई चोट नहीं आई है और किसी अन्य को भी चोट नहीं आई है, लेकिन घटना बड़ी है कि एक पेट्रोल बम बनाकर किसी एडवोकेट के ऊपर फेंक दिया जाए, और घटना तो बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल घटना को बड़ी नहीं हुई है, पर अभी हमलावर नहीं पकड़े गए। चलिए, ये अच्छी बात है, वकील साहब सुरक्षित हैं, बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ के 18 जगहों पर रेड की है। शराब घोटाला मामले को लेकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, चिरमिरी सहित 18 जगहों पर दबिश दी गई। आपको बता दें, ये तस्वीरें देखिए जिसमें रायपुर की तस्वीर और टीम ने जहां दबिश दी है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुर्सी पार में एक तरफ पप्पू बंसल के घर पर दबिश दी है टीम ने, तो नेहरू नगर के विजय भाटिया के घर पर कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर राजधानी रायपुर की है और एक बिलासपुर की तस्वीर देखिए। संजय मिश्रा, एससी मिश्रा, इनके घर पर टीम ने दबिश दी है। वहीं बिलासपुर में अतुल सिन्हा के सीए संजय मिश्रा के घर पर रेड पड़ी है। अतुल सिन्हा शराब कारोबारी हैं। ऐसे प्रदेश के 18 जगहों पर टीम ने कार्रवाई की। मुरैना में शादी के बहाने लाई गई महिला की मानव तस्करी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला को अगवा कर उसे राजस्थान लेकर जाने की फिराक में थे। आरोपियों की पोल तब खुली जब एसएसटी चेक पॉइंट पर पहुंचने पर महिला ने चीख चीख कर गुहार लगाई। घटना के बाद एसएसटी दल ने पुलिस को जानकारी दी। करीब 15-16 दिन पहले अमोला थाना निवासी शिवपुरी के कुछ आरोपी गण इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके आए थे। 10-15 दिन इन्होंने वहाँ अपने गांव में इसको रखा। उसके बाद ये कल उसको लेके राजस्थान जा रहे थे। जहाँ हाईवे पे चेकिंग के दौरान हमने वो वाहन रोका तो उसमें से एक युवती चिल्लाई, उसने सारी बात हमें बताई। फिर हमने उस सब चीज़ों को वेरीफाई किया। उसके बाद अपराध 370 आईपीसी का पाया जाने से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेआर पे भेजा जा चुका। इधर बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने इंजीनियर पर ठेकेदार के साथ मिलकर सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के चलते सड़क जर्जर है, जिससे दुर्घटना हुई और कई लोगों की जानें भी गई। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ईई को हटाने की मांग की है। बात करते हैं सर, कभी भी प्रेस वालों से या जनप्रतिनिधि से उनका सही व्यवहार। सागर जिले में मामूली विवाद पर किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ट्रेन के सफर के दौरान नाबालिग किशोर का कुछ बदमाशों से विवाद हो गया था। इस दौरान एक आरोपी नशे की हालत में था, जिसने नाबालिग के पेट में चाकू से वार कर दिया। इसके चलते नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। शाम को पुलिस मकरोनिया को सूचना मिली है, जिसमें बताया गया है कि 15 से 17 साल का एक बच्चा है, जिसकी डेड बॉडी मिली थी मकरोनिया स्टेशन के बाहर। पूछताछ में पता चला है कि बच्चा है वो अपनी नानी के घर से यहाँ पे आ रहा था ट्रेन से, और उसका एक युवक से विवाद हुआ था, जिसमें युवक ने उसके साथ चाकूबाजी करी है और संदेही को पकड़ा गया है।
और संदेही से भी पूछताछ की जा रही है। बालाघाट के पारसवाड़ा क्षेत्र में ओले बरसने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की सब्जी की फसलों को मुख्य रूप से नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान काफी बड़े बड़े साइज के आकार के ओले यहां पर बरसे, जिससे किसानों की फसलें काफी प्रभावित हुई है। कई फसलें तो तबाह हो गई। हालांकि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मधु भगत प्रभावित किसानों से मुलाकात करने पहुंचे और गांव वालों का हाल जाना। विधायक ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कल के जो ओलावृष्टि और तूफान से जो नुकसान हुआ उसके प्रति एसडीएम सर और तहसीलदार सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि वस्तुस्थिति की जांच करते हुए जो भी शासन के गाइडलाइन के अनुसार जो भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण तैयार करने के लिए निर्देश किए थे। सुबह से ही हम लोग यहाँ पे मौके पे उपस्थित हुए हैं और जो भी किसान या हितग्राही हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका सभी का शासन के गाइडलाइन के अनुसार जाँच के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हम आप लोगों से, शासन से, माननीय विधायक महोदय जी से हम यह चाहते हैं कि प्रति एकड़ में इस प्रकार की खेती करने में लागत हमें कम से कम 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ एवरेज हमें आता है सिर्फ खर्च में। और जिस जगह में हम खड़े हैं यहाँ पे कम से कम 10 एकड़ में सब्जी लगी हुई है जो पूरा 100% ओले वृष्टि से बर्बाद हो चुका है। मैं किसान होने के नाते और हमारे सभी किसान भाइयों के तरफ से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि 100% हमारे इस खर्च को देखते हुए पूरा मुआवजा इसका देना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे जो कल शाम को ओला वाला जो बहुत तेजी के साथ तूफान के साथ करीब 100 200 एक पाव के ऐसे ओले गिरे हुए हैं और कंटिन्यूटी में इतनी बेहताशा गिरे हैं कि बर्फ की चादर जैसे बिछा दिया। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि जो किसान हैं जो इतनी मेहनत करके लगाते हैं, आज ये जिस प्रकार से दुखी हैं तो ये बहुत एक आहत होने वाली बात है हम सभी के लिए। चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें जिस प्रकार से अब चुनावी माहौल को छोड़ते हुए हमने पहले किसान को महत्व दिया और हमने देखा कि बहुत सारी बस्तियों से जब हम आए हैं तो गरीब आदिवासियों के छपड़े उड़े हुए हैं, खप्पर उड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। मैंने पटवारी को और तहसीलदार जी को और एसडीएम जी को मैंने कल निर्देश दिए थे, तो आज सुबह से पटवारी लोग अपने पूरे फील्ड पे लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे इसका जो 100% का मुआवजा होता है गाइडलाइन के मुताबिक वो किसानों को दिया जाएगा। ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया ग्वालियर कलेक्टोरेट में ही पूरी होगी। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देव श्रीमाली। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यहाँ कलेक्ट्रेट में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी से सिक्योरिटी व्यवस्था भी कर ली गई है और तैनात कर दिए गए सिक्योरिटी के लिए जवान जो सशस्त्र मौजूद हैं। और इसके अलावा जो कल से नामांकन पत्रों को भरने का सिलसिला शुरू होगा और ये 19 तारीख तक चलेगा। हालांकि इसमें 13, 14 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा और इसके बाद जो है 20 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। और जिस तरह के ये ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में यहीं जो है ये नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा, उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्योंकि जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो प्रत्याशी आएंगे उनके साथ सिर्फ 5 लोगों को यहाँ आने की परमिशन दी जाएगी और नीचे कलेक्ट्रेट के नीचे गेट पर ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ से सिर्फ 5 लोगों को अंदर आने दिया जाए और बाकी लोगों को नीचे ही रोक लिया जाएगा जो जुलूस के रूप में आएंगे। और इस तरह से कल से यहाँ नामांकन पत्रों का जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पूरी तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी अभी से कर दी गई है और कोई लोग ना पहुँच सकें, अवांछित लोग ना पहुँचे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया के पहले कल जो जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर हैं वो इसकी अधिसूचना जारी करेंगी और अधिसूचना जारी करते ही नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए
जो घोषणा की थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे ग्वालियर ज़िले में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होना है। इसके लिए कल 12 तारीख से सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले विधिवत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद 11 बजे से ये नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 19 तारीख तक चलेगी 3 बजे तक, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी 3 बजे तक 19 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस अवधि में 3 दिन अवकाश भी रहेगा, उसमें 13, 14 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। इन दिनों में नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। 19 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात 20 तारीख को समीक्षा की जाएगी। जो हमारे पास नॉमिनेशन आएंगे उनकी समीक्षा होगी। समीक्षा पूर्ण होने के उपरांत 22 तारीख को 3 बजे तक, अर्थात समीक्षा जिसकी पूर्ण हो चुकी है उसके पश्चात से 22 तारीख को 3 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकता है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जयरोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक में खून का संकट खड़ा हो गया है। अब ब्लड बैंक में मात्र 13 यूनिट खून बचा है। ए पॉजिटिव ग्रुप का स्टॉक तो शून्य हो चुका है। ब्लड बैंक में खून की कमी होने पर ब्लड बैंक प्रभारी ने सामाजिक संस्थाओं और लोगों से स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने के लिए आह्वान किया है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड बैंक में ब्लड का इस तरह का संकट साल में चौथी बार सामने आया है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि 1000 बिस्तर खुलने की वजह से अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज़ आने लगे हैं, तो इस वजह से जो डिमांड हो रही है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और वॉलंटरी डोनेशन जो होता था पहले, तो वो अभी लोगों में देखा गया है कि उतना वॉलंटरी डोनेशन भी नहीं आ रहा है। पहले ब्लड कैंप जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होते थे, अभी उतना वो भी नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 कारण हैं, तो इस वजह से जो ब्लड की डिमांड हो रही है ज़्यादा है और वॉलंटरी डोनेशन कम है, तो इस वजह से ये शॉर्टेज देखी जा रही है। लगभग अमूमन कितनी ब्लड की डिमांड रहती है और कितनी उपलब्धता है? मतलब एक दिन में करीब 100 के आसपास का जो होता है डिमांड होती है और डोनेशन उतना नहीं रहता है। तो सप्लाई मतलब 10-20 डोनेशन अगर हुए तो हुए, बट और इसके ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना ब्लड बैंक ग्वालियर के जेएच में है ये, और इस समय बूंद बूंद ब्लड के लिए खुद ही तरस रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि यहाँ लगभग 100 यूनिट ब्लड की रोज़ ज़रूरत होती है और इसमें अब 15 से 20 यूनिट रोज़ ही लोग ब्लड आ पा रहा है। इनके पास जो भी स्टॉक था वो स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है और इसके अलावा अभी कई रेयर ग्रुप हैं, जैसे A+ ग्रुप का ब्लड बचा ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है, वो बहुत परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और इसके यहाँ लगातार लोगों का आना जाना जारी है और कहा जा रहा है कि जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बना है उसके बाद से ब्लड की डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है और सप्लाई एकदम कम हो गई है। एक तो चुनाव चल रहा है, दूसरा परीक्षाओं का माहौल है। इसके कारण जो है अभी यहाँ जो डोनेट करने वाले लोग हैं, स्वैच्छिक संगठन हैं, ये सब डोनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण ब्लड की एकदम कमी आ गई है। लगभग 100 यूनिट की ज़रूरत होती है और अब जो ब्लड बैंक है उसमें सिर्फ 13 यूनिट बचा है और A+ एकदम गायब ही हो चुका है, जिनकी डिमांड की जा रही है। तो अब ब्लड बैंक के लोगों की अपील है लोगों से कि जल्द यहाँ आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। वैसे तो एक संस्थान में एक ही नियम होता है, एक ही कानून होता है, लेकिन हम इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मौजूद हैं जिसका संचालन भी ग्वालियर का JH मेडिकल कॉलेज करता है और ये ग्वालियर के JH मेडिकल कॉलेज का ही एक हिस्सा है। और यहाँ जो गंभीर रूप से पीड़ित मरीज होते हैं उनका इलाज होता है और इसका लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी के जो मरीज होते हैं जिनको विशेषज्ञ डॉक्टर इसमें रहते हैं। लेकिन ये बनाया तो इसलिए ही गया था, हालांकि इसमें डॉक्टर्स की भी अभी कमी है क्योंकि सेवा शर्तों के कारण दिक्कत आती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि JH के परिसर में ही मौजूद होने के कारण एक ही परिसर में 2 तरह की रेट लगती है।
इसका जो 1000 वार्ड का बिस्तर का जो हॉस्पिटल है, वहाँ अगर हम देखेंगे तो जो किडनी के मरीज हैं उनका इलाज निःशुल्क होता है। उनको जो बार बार डायलिसिस करना पड़ती है वो निःशुल्क रहती है। लेकिन अगर वो सुपर स्पेशलिटी में आते हैं तो उनको 1650 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम पर्चा बनाने की बात करते हैं तो पर्चा बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी में 10 रुपये का जो पर्चा बनता है, उस पर्चे में 7 दिन तक उस पर्चे से 15 दिन तक मरीज अपना इलाज करा सकता है और उसी 10 रुपये के पर्चे से वो उसमें भर्ती भी हो सकता है। लेकिन इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति ये है कि इसमें 25 रुपये लगता है और पर्चा सिर्फ 7 दिन चलता है। तो इस प्रकार से एक ही कैंपस में 2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन दोनों के लिए नियम एकदम अलग अलग हैं। इस प्रकार से तो इसका लाभ जो है, जो लाभ देने के लिए किया गया था, ख़ास तौर पर जो डायलिसिस कराने के लिए व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। इसे बनाया इसलिए गया था कि जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है वहाँ से वर्कलोड कम हो, पेशेंट को आराम से इलाज मिल सके, लेकिन ये लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। महंगाई के कारण लोगों का दबाव वहीं बना हुआ है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।